वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। एक बेसिक सिंप्लीफिकेशन से है आपका। ये क्या है देखिए, इसमें ना नंबर ऑफ डेसिमल्स काउंट कर लीजिए। पहले ऊपर कितना दिख रहा है, इधर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, यहाँ 1 है, यानी 4 डिजिट ऊपर और कितना 6 डिजिट नीचे। तो हम लोग का सबसे पहले तो ये समझ में आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 95 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 19, और एक 100 कहाँ चला जाएगा, हमारा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि नीचे 6 था तो इसलिए 2 जीरो हमने ऊपर लगा दिया। और अब आप आसानी से देखो, 17 से 5 बार में, 19 से भी 5 बार में, तो 50 25, यानी ये 2500 दिख रहा है हमें, तो क्या बाहर आ जाएगा, 50 हमारा बाहर आ जाएगा। हो गया। चलिए सबसे पहले क्या कर लेना है, डेसिमल्स का काम पहले कर लेना है, इससे चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। आइए, ये सवाल कहाँ से दिख रहा है आपको, ये पोलिनोमियल चैप्टर से ये प्रश्न है, पोलिनोमियल। और हमने उसमें एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, कौन सा थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। पोलिनोमियल में हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, और एक पढ़ते हैं कौन सा, फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर हम एक बहुपद में दूसरे बहुपद से क्या करें, भाग दें, डिवाइड करें, तो क्या रिमाइंडर होगा, ये ज्ञात करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर हम क्या करें कि इसके शून्यक, जो 3x - 1 है, इसका क्या पता कर लें, शून्यक कहाँ है। इसका शून्यक कहाँ होगा, x = 1/3 पे। अगर ये वाला वैल्यू, यानी इस बहुपद का शून्यक का मान अगर हम इसमें रख देते हैं, और जो बच जाता है वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है, कि इस बहुपद से इसमें भाग देने पे क्या शेष बचेगा। अब वो क्या बता देगा, तो इस वाले में, यानी ये अगर हमारा एक बहुपद है 9x², 3x², 5x + 7 है ना, इसमें किससे भाग देना है हमको, 3x - 1 से। मिनिमम हो गया तो अब ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 3x - 1 = 0, तो x = 1/3 यहाँ पुट करिए, तो 9 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस, दोनों स्क्वायर ही दे दिया है ना, एक क्यूब होना चाहिए था, एरर है यहाँ पे, इसको हम लोग क्यूब कर देते हैं, ठीक है। ऐसे दोनों जुड़ जाएगा, तब 9 3 12 हो जाएगा, तो ये क्यूब कर देते हैं हम लोग। और ये वाला फिर 3 इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 + 7। अब क्या वैल्यू आता है देखते हैं हम लोग। ये 1/27 यानी 1/3 होगा, ये प्लस ये 1/9 है, ये भी 1/3 होगा, ये माइनस 5/3 + 7, तो ये कितना हो रहा है देखिए, तो ये हो रहा है 2/3, 2/3 माइनस 5/3 यानी -3/3, यानी -1 + 7 + 6, तो क्या आ रहा है हम लोग का, ये +6 आ रहा है हमारा, है ना। तो रिमाइंडर जो है, तो इसको हम लोग ये बहुपद कह दें, तो हम लोग क्या पुट कर दिए, p का वैल्यू, x का वैल्यू 1/3। अगर ये 0 आता तो क्या बोलते कि 3x - 1 क्या है, एक उसका फैक्टर है, ऐसा हम लोग कह देते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम पे हम लोगों ने इसको बनाया, ठीक है, ये हो गया। आइए, ये कह रहा है कि का किसके लिए कोई हल नहीं है, के का ऐसा कौन सा मान होगा, ये भी पूरा सवाल, कुल सवाल नहीं हुआ है। क्या पूछना चाहता है ये, के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं है। तो हमारे पास जो सिस्टम है इक्वेशन का, वो कैसा है, a1x + b1y + c1 = 0, ये पहला, और a2x + b2y और प्लस c2 = 0, ये हमारा क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि एक समीकरण का क्या है, निकाय है ना, दो समीकरणों का एक निकाय है। अब इसमें पूछ रहा है कि कोई हल नहीं, तो फॉर नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन है, तो फॉर नो सॉल्यूशन होता है कि ये दोनों कैसी होनी चाहिए, समानांतर रेखाएं होनी चाहिए, और उसका शर्त होता है कि a1/a2 जो होगा आपका, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके,
B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होने चाहिए किसके, C1/C2 के। ये हमारा शर्त है, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं, विरोधी भी कहते हैं हम लोग इसको, विरोधी। ये कैसा युग्म है, एक विरोधी है। क्यों विरोधी है, क्योंकि ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, है ना, इसीलिए बोलते हैं इसको विरोधी समीकरणों का युग्म। और कैसा होता है ये, तो दोनों लाइन, इसका जो ग्राफ बनाएंगे, इसका जब आप इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का जब ग्राफ बनाओगे तो दोनों लाइनों का ग्राफ कैसा होगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। ग्राफ जो होगा उसका पैरेलल लाइन होगा आपका। और इसको और क्या कहा गया है, इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं इसको, असंगत भी कहा जाता है इसको। ये असंगत है ये। और एक नाम आता है असंगत समीकरण युग्म, असंगत समीकरण युग्म होता है। तो अब जरा चेक करिए, A1 कितना है आपका इसमें, 2 और A2 6, B1 -k और B2 -12 नॉट इक्वल टू, C1 कितना है 7 और C2 कितना आपका 15। आइए तो यहां पर देखिए तो जरा k का मान क्या आ रहा है, तो ये तो इसके बराबर कभी है ही नहीं। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना होता है, 6 से 2, 2 दूना 4। तो k इक्वल टू अगर हम लोग 4 ले लेते हैं, k इक्वल टू 4 ले लें, तो ये दोनों तो इक्वल हो जा रहा है, लेकिन ये इनके बराबर नहीं हो रहा, यानी हम k का मान क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो एट k इक्वल टू 4 ये क्या बनेगा आपका, एक ऐसा समीकरण युग्म बनेगा जिसके कोई हल नहीं होंगे। इसमें और क्या कंडीशन है, एक कंडीशन होता है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक हल, अद्वितीय हल। उसके लिए क्या कंडीशन है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये उसके लिए कंडीशन है। और दूसरा है इसमें फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका क्या होगा, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2। जब तीनों बराबर हो जाए तब वो किसके लिए आता है, इनफाइनाइटली मैनी के लिए, और ये होता है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, और वो होता है फॉर नो सॉल्यूशन। इसमें भी कितना वैरायटी है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, लीनियर डिपेंडेंट पेयर भी कहते हैं। ये वाले को बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंट पेयर। सब जगह तो 2 समीकरण होगा ना, तो अगर ये वाला इस नियम को फॉलो करता है तो उसे और क्या कहा गया है, लीनियरली डिपेंडेंट पेयर, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और अविरोधी होता है ये सब कैसा होता है, अविरोधी, यानी एक दूसरे को कट करता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है, ये कैसा लाइन होगा, ये वाला, ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, दोनों आपस में एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये कैसा लाइन होगा, कोइंसिडेंट, एक दूसरे पे ही आ जाएगा। इसको बोलते हैं इट्स ग्राफ रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, इसका ग्राफ रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसके ग्राफ रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस। इसमें जो आ रहा था कौन सा वाला, फॉर नो सॉल्यूशन। कहने का मतलब समझ पा रहे हैं मेरा, कितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है एक ही पे। यही 3 कंडीशन पे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है और एग्जाम में देखा जाता है, खूब पूछता है आप लोगों से, है ना, हल्का हल्का चेंज करके। ये तो ठीक है, करीना और करिश्मा के वर्तमान आयु का अनुपात पता है और 8 वर्ष बाद का भी अनुपात आपको पता है, तो क्या पूछ रहा है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा आराम से। खाली अनुपात का अंतर देख लीजिए, तो यहाँ भी 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का। कितने साल, 8 साल बाद कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ा है। तो देखिए तो क्या कहेंगे हम लोग कि 8 वर्ष जो होता है वो अनुपात में कितने के बराबर, 2 के। तो 12 वर्ष मतलब कितना होगा अनुपात में, तो 12 दूना 24, 3 अनुपात, यानी 12 वर्ष का मतलब कितना अनुपात में, 3। तो हम लोग क्या कर लें कि कह रहे हैं 12 वर्ष बाद क्या होगा, तो वर्तमान में कितना है, 6 और 7, दोनों में 3 3 जोड़ दीजिए, तो 9 और 10। हम लोग अनुपात से ही बना दिए सीधा, मतलब हम लोग आयु नहीं निकाले। एक तरीका क्या होता है, आयु निकाल के बनाते। तो हमने क्या कर दिया इसमें कि जैसे एक दिया था 6:7 का, ये कब का दिया, प्रेजेंट का, और 8 साल बाद क्या हो जाता है, तो कह रहा है 8:9। तो हम लोग या तो एज निकाल लें, तो उसके लिए देखिए दोनों का डिफरेंस तो सेम ही है,
तो ये वर्टिकल डिफरेंस कितने का है? 2 का है। एक करीना है और करिश्मा है। तो ये 2 अनुपात जो है वो कितने वर्ष के बराबर है? 8 साल के बराबर है। तो यहां पे दिखेगा एक अनुपात कितने के बराबर है? 4 साल के। तो अगर हम चाहें तो दोनों का एज निकाल करके फिर उसमें 12 जोड़ के बना सकते हैं। और हमने क्या कर दिया कि अगर 4 वर्ष मतलब एक अनुपात मतलब 4 वर्ष, 4 वर्ष मतलब एक अनुपात। तो अगर 12 वर्ष बाद पूछता है तो 12 वर्ष में कितना अनुपात होगा? 3 अनुपात। यानी हम अगर अनुपाते में 3 बढ़ा दे तो, इसीलिए हमने क्या कर दिया कि 12 वर्ष बाद वाला जो अनुपात निकाला तो वर्तमान में 3 जोड़ दिया, 6 3 9 7 3 10, है ना। बिना एज निकाले हम लोगों ने बना लिया इसको। ये एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, दूसरा नल उसे 45 में खाली करता है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? ये तो बनना चाहिए टाइम इक्वल टू, दोनों का एलसीएम क्या होगा? 45 और 30 का 90। टोटल वर्क कितना ले लेंगे हम लोग? 90 ले लेंगे। टोटल वर्क हो गया 90। अब इसकी क्षमता कितनी है? 3। और ये खाली करता है, दोनों खाली ही कर रहा है ना, तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 2। तो आ जाएगा 18। क्योंकि दोनों खाली करता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक खाली होता है एक भरना, तब सोचते हैं हम लोग, तब माइनस माइनस करते हैं। हाँ, इसमें तो रेशनलाइज करेंगे हर टर्म को, जितना भी है सबको क्या करना पड़ेगा आपको? हर का परिमेयकरण, तब जाके सब चेंज होगा। ये क्या हो जाएगा? नीचे √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे तो 1 बचेगा और ऊपर क्या बचेगा? √7 प्लस √6 और नीचे a² माइनस b², यानी 1 हो जाएगा। फिर ये माइनस साइन के साथ √6 प्लस √5, फिर ये प्लस साइन के साथ √5 प्लस 2 और नीचे 1, ये माइनस के साथ √8 प्लस √7, फिर प्लस साइन के साथ, ये गलत दे दिया है, √3 √8 नहीं होना चाहिए था इसको, यहाँ पे रूट नहीं चाहिए, 3 प्लस √8, तभी ना 9 माइनस 8 1 हो जाएगा नीचे। और अब देखिए कौन कट रहा है कौन बच रहा है। √6 √6 √5 √5 √7 √7 √8 √8, 3 प्लस 2 5 आ जा रहा है इसका इस तरह से। लेकिन हाँ, वो 3 होगा तब होगा। चलिए अगला, ये तो बहुत बेसिक है, इसको जब ध्यान से देखेंगे तो ये a² माइनस b² में तोड़िएगा इसको, तो ये होगा a प्लस b और a माइनस b, इक्वल टू 2/3। अब ये तो 1 होता है, ये 1 रखते ही क्या बन गया? cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अगर ये cos पूछ रहा है तो sin को कहाँ बदल दीजिए? cos में। 1 माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया? 2 cos² थीटा माइनस 1 बराबर 2/3। ठीक है, तो ये पूछा था आपसे, इसका मान कितना होगा? अगर आप इसका फॉर्मूला देखो, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। 12 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़ के चले जाएं तो काम पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे? देखिए 12 पुरुष इतना काम है कि 12 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो कह रहा है कि 12 पुरुषों ने 6 दिन तक तो काम किया, लेकिन उसके बाद कितने लोग चले गए? 6 पुरुष चले गए। तो 12 लोगों ने 6 दिन काम किया, उसके बाद 6 पुरुष जो हैं बचे हुए काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 12 12 144 माइनस 12 छक 72 और बटा 6, तो 72 बटा 6 कितना है? D 12 आ गया।
यानी कि शेष काम को वो 12 दिनों में पूरा करेंगे। 2 नल ए तथा बी पानी की एक टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक तीसरा नल 3 गैलन पानी प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी को खाली करता है। ये 20 24 खाली करने वाला का 3 गैलन करता है। अगर तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट लगता है। तो बताइए टंकी की धारिता क्या होगी। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि सी कितनी देर में खाली कर सकता है तो हम उसका जो क्षमता तो दिया ही, यहाँ पे क्या रेट है उसका, 3 गैलन पानी वो प्रति मिनट खाली करता है। तो कितनी देर में पूरा खाली करेगा ये अगर मिल जाए तो क्षमता भी मिल जाएगा। तो पूरी कितनी देर में खाली करेगा हम कैसे निकालें। तो कुल काम देखिए तो 20 24 और 15 का एलसीएम, 20 24 और 15 का एलसीएम लीजिए 120, वो कुल काम हो गया। अब अगर अकेला ये चलता तो 20 छक्के 120 में भर देता, 24 वाला 5 में भर देता 5 की क्षमता से, और ये 6 की क्षमता। और इसका क्या हाल है, 15 मिनट जब चल रहे हैं साथ में तो क्षमता क्या हो जा रही है 8, तीनों चल रहा है क्षमता घट जाता है। अकेला क्षमता 6 है, अकेला 5 है, 7 हो गया। तो इसका मतलब है कि जो तीसरा है वो तो खाली करता है। और वो कितना खाली कर रहा है देखिए तो 6 5 11 -8, यानी वो 3 करके खाली करता है। तो 120/3 यानी 40। तो 40 मिनट में जो तीसरा नल है सी वो क्या कर सकता है, सी उसको खाली कर सकता है। कितनी देर में खाली करेगा, 40 मिनट में। अब आप ये देखो कि इसका क्षमता है कि वो 3 गैलन करके पानी प्रति रफ्तार से प्रति मिनट से निकालता है पानी। तो टंकी की धारिता क्या होगी, टंकी की धारिता बताइए, 40 गुने 3 गैलन कितना आ जाएगा, 120 गैलन। 40 मिनट में पूरा खाली करेगा और प्रति मिनट कितना खाली करता है, 3 गैलन। तो 40 दिए 120 गैलन। ये थोड़ा शॉर्ट किया हम लोगों ने, है ना, क्षमता लिखा नहीं पूरा। एक सममित आवृत्ति वितरण के लिए हमारे पास क्या है। तो सममित का मतलब क्या होता है, सममित बंटन ऐसा होगा आपका, ऐसा दिखेगा। उधर फ्रीक्वेंसी दिखाइए ऊपर, नीचे अगर हम वेरिएबल्स दिखाते हैं और इस तरफ अगर हम आवृत्ति दिखाएं तो सममित का मतलब होता है शुरू जहां से होता है ऐसे एक बेल शेप्ड ग्राफ बनता है, उसका बेल शेप्ड घंटीनुमा स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि बीच में एक वैल्यू है, यहाँ तक जो होगा चर, जिस चर की वैल्यू यहाँ होगी ना, एक आपका ये मीडियन, यही पे इसी पॉइंट पे कौन होता है, मीडियन भी इसी पॉइंट पे होता है, एवरेज भी यही होता है और मॉड भी यही होता है। ठीक है, तो जब सब के सब एक ही पॉइंट पे लाई करता हो, यानी जब तीनों बराबर होता है, एवरेज भी यही होगा, मीडियन भी यही होगा और मॉड भी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहीं पे है। ये क्या दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है वो मॉड है, बीच में है तो वो आपका क्या है, एवरेज है, मीडियन है। तो जब तीनों इक्वल हो जाए, एवरेज इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड, तब क्या कहा जाता है उस बंटन को, सममित बंटन कहते हैं, सममित बंटन। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कब गिर गया पता ही नहीं चला। नहीं हो गया, यहीं से गिर गया था। चलिए, तो ये क्या कहलाता है, एक सममित बंटन कहलाता है। तो सममित बंटन में ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं, तीनों इक्वल होता है। कोई दिख रहा है इसमें आपको, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ये प्रीवियस क्वेश्चन है आपका, ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा था ये क्वेश्चन। तीनों बराबर, हाँ, माध्य बराबर, माध्यिका बराबर, बहुलक, तीनों के तीनों बराबर हो जाता है इसमें।
और एक होता है असममित भी होता है। और कौन सा होता है आपका? एक होता है असममित, असिमेट्रिकल। तो असिमेट्रिकल में भी दो केसेस हैं, असिमेट्रिकल में आपका दो केस है। तो वो दोनों केस में छोटा बड़ा वाला केस आता है उसमें। एक होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, मतलब धनात्मक विषमता। जैसे मान लीजिए असममित है तो दो तरह का होगा, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। अब उसके बारे में किसी और दिन बता देंगे हम, ठीक है ना। चलिए, एक आवृत्ति बंटन के माध्य और बहुलक पता है तो माध्यिका क्या होगा? तो रिलेशन तो पता है आप लोगों को, ये एवरेज माइनस मॉड बराबर कितना होता है? तो 3 गुना एवरेज माइनस मीडियन के। ये मैं याद रखता हूं, आप लोग कोई और भी याद रख सकते हैं, जो माध्यिका बराबर बहुलक बराबर, मुझे ये याद रहता है ना कि एवरेज और बहुलक में जो अंतर होता है वो 3 गुना होता है। किसके? एवरेज और माध्यिका के अंतर का। तो इसमें जो जो वैल्यू दिया है रख दीजिए। एवरेज आपको कितना दिया हुआ है? 28 और बहुलक 16, 3 एवरेज 28 और बहुलक माध्यिका निकालना है। निकालिए, 28 में 16 गया तो कितना? 12, 12 में बटा 3 4, 28 में 4 गया तो 24, 3 चौके 12, 28 हो गया 24, यानी मीडियन का वैल्यू आ गया आपका 24। ये वाला, एक मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार से जाने वाली सरल रेखा पर मीनार पाद से 4 मीटर एवं 9 मीटर की दूरी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ये तो बनाया हुआ सवाल है, बहुत बार बनाओगे। ये मीनार है, मान लीजिए ऐसे एक और दूसरा ऐसे, ये दो बिंदु है मान लीजिए P और Q, और ये दोनों एंगल आपस में कैसा है? कॉम्प्लीमेंट्री है। ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों दूरी आपको पता है, एक का 4 दिया हुआ है और एक का कितना? 9। तो बोलता है ये हाइट कितना होगा? तो ऐसे केस में जब भी ये कंडीशन हो तो इसका जो हाइट होता है वो कितना होता है? √9 × 4, मतलब जो दोनों दूरी होगा उसका गुना करके रूट निकाल देना है। तो कितना बाहर आएगा? 9 चौके 36, 6 मीटर क्या आ जाएगा आपका? बाहर आ जाएगा 6 मीटर। दो संख्याएं, पहली में 2 घटाना है, दूसरी में 2 जोड़ना है, तो अनुपात 1:2 होता है। संख्याओं का योग क्या होगा? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2x और 3x, पहली में 2 घटाया जाना है और दूसरी में 2 जोड़ देना है, तो अनुपात 1/2 का हो जाता है। तो सॉल्व कर दीजिए इसको। 4x तो x = 6, तो दोनों का योगफल पूछा है तो 6 × 5 = 30, जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा और x का मान तो 6 है। योगफल पूछेगा तो 5x, 5 × 6 दैट इज योर 30। किसी वस्तु को 524 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने से, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, क्रय मूल्य बीच में होगा। तो बीच में होगा मतलब दोनों का क्या निकाल दिया जाए? एवरेज निकाल दिया जाए। दो चौका 8, 1 2 8 16, 2 8 16, यानी 488 रुपया। ये दोनों के बीच वाला वैल्यू हो गया, क्योंकि जितना लाभ उतना ही हानि पे होता है, उसका CP। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए। किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा अंकों का औसत 35 है और उत्तीर्ण के द्वारा कितना मिला है? 39, जो पास किया है उसके लिए, और जो फेल किया है उसके लिए कितना मिला है? 15। तो उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या, एलिगेशन लगा दीजिए, 20:4 रेशियो आया 5:1 का, यानी जो 120 विद्यार्थी हैं वो किस अनुपात में पास फेल हुए हैं? 5:1 में। तो 5 1 6 से कटेगा 20 बार में, 20 × 5 = 100, 100 विद्यार्थी पास हुए हैं और 20 विद्यार्थी फेल हुए हैं।
100 पास है और 20 फेल है, तो पूछ रहा है कितने विद्यार्थी पास हुए? 100 विद्यार्थी। इसको एलिगेशन से हम लोग बनाए इसको। शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन में 20% दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाए, यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तो तीसरी संक्रिया के बाद शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी? शेष शुद्ध दूध कितनी रहेगी? तो मान लीजिए पहले 100 था, आप कितना निकाल दे रहे उसमें से? 20%, तो कितना बचेगा? 80। अगर 100 में 20 निकाले तो 80 बचेगा। और कितनी बार ये काम कितनी बार किए हम लोग? 3 बार। 3 बार। ये 4 और ये 5 डायरेक्ट। अच्छा क्या रहेगा? सीधा 8 का क्यूब कर देना ज़्यादा इजी रहेगा हम लोग के लिए, है ना? वही कर देते हैं कि 1 0 0 कैंसिल। 8 का क्यूब कितना? 512 और 10 का क्यूब ये, तो 3 0 से 2 0 से 2 0 कटा, 51.2। यानी कितना परसेंट रह जाएगा दूध? 51.2। पावर 3 क्यों किए हैं? क्योंकि यहां पे 3 बार इस प्रक्रिया को किया गया है, इसीलिए। एक दीवार घड़ी 6 बजे घंटों की संख्या प्रदर्शित करने के लिए टन करने में 6 सेकंड लेती है, तो 11 बजे 11 सेकंड लेगी। और क्या करेगी? सीधी सी बात है कि 6 बार उसको टन करना पड़ेगा, तो 6 बार करने में कितना लेती है वो? 6 सेकंड। तो 11 बार करने में 11 सेकंड। एक बार टिन करने में 1 सेकंड का समय लेता है। ये कह रहा है कि एक बिंदु पर एक मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि tan का मान 5/12 है। ठीक है, ये आपको टेंजेंट इसका दिया हुआ tan थीटा 5/12 है। और 240 मीनार की ओर चलने पे उन्नयन कोण tan का 3/4 हो जाता है। अब यहां पर जो बीटा है या फाई है, कितना आगे चला है अभी वो? 240। तो यहां जाकर के जो tan फाई का वैल्यू होता है वो कितना हो गया? 3/4 हो गया। तो दोनों केस में सेम क्या है? वो तो सेम है। तो अगर हम इन दोनों को सेम कर ले तो इजी है हमारे लिए। तो सेम करिए, तो 5 इसमें 3 से गुना कर दीजिए, इस वाले में 5 से। तो ये कितना हो गया? 15/36 और ये हो जा रहा है 15/20। यानी ये अगर 15 है तो पूरा कितना है? 36 है। और ये अगर 15 है तो ये वाला पार्ट 20 है अनुपात में। तो आप जरा देखिए, 36 में 20 गया तो 16। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा कितने का है? केवल 16 का है। तो 16 का मान पता है और आपसे क्या पूछ रहा है? 15 पूछ रहा है। कहेंगे चूंकि 16 अनुपात का मान अगर 240 है तो 15 क्या होगा? तो 16 से क्या बार कट रहा है? ये 15 बार में कट रहा है ना। 15 15 225। सही किया जाए, क्या किया जाए, मेरे में क्या कमी थी। लेकिन ऐसा बहुत से लोगों में देखो उम्र के ला रहा है। अब ये देखा है जो उठाया है कि चलो आपने ये नहीं करना है। यहाँ से बात क्या है कि रुको रुको रुको, या इस पर डाउट ही है कि आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है आवाज। बाकी डिस्कशन में आपको कोर्स तो है नहीं कि बहुत कुछ बताया जाए। ये तो आवाज गूंज रहा है, आवाज गूंज रहा है। रहना तो स्पीकर ठीक है, कोई आवाज का चलते रहे। जैसे पेन कहाँ है? चालू कर दें? ठीक, पहला क्वेश्चन जाते हैं। ठीक है, आवाज सही है? किस शिलालेख में पहली बार अशोक नाम का उल्लेख था? पहले तो हम देखते हैं कि शिलालेख की शुरुआत किसने किया था। जो बीपीएससी क्वेश्चन से पूछता है तो शिलालेख, स्तंभ लेख, इसकी शुरुआत किसने किया है भारत में? अशोक ने, यानी मौर्य काल में हुआ।
1750 में एक व्यक्ति थे टी पैंथलर। टी पैंथलर ने इस सारे शिलालेख को क्या हुआ इकट्ठा किया, लेकिन पढ़ ही नहीं पाया। टी पैंथलर ने देखा कि हाँ यहाँ शिलालेख हैं जो कि 7 और 14 के रूप में, लेकिन पढ़ नहीं पाए। पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप पढ़े शुरुआती दौर में, और उन्होंने बताया कि ऐसे पढ़ाया जा सकता है। इसमें कॉमन फैक्टर दिखाया जाता है कि जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं, आई प्रयोग होते हैं, तो इस टाइप गिना गया। बाद में कनघिम ने क्या क्या कंप्लीट किया इसको, तो ध्यान रखना इस चीज का कि जेम्स प्रिंसेप पहली बार थे, कभी सुन पहली बार अगर पूछे आपसे क्वेश्चन कि किसने कंप्लीट किया है तो होगा कनघिम, कनघिम ने। इसी में जब उन्होंने कर्नाटक में के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में मास्की इंस्क्रिप्शन को पढ़ा जा रहा है, जिसकी खोज की थी बाइडेन ने। खोज क्या था? बाइडेन ने खोज किया 1915 में। बाइडेन ने खोज किया। बाइडेन खोजने का इसमें एक शब्द मिला अशोक प्रियदर्शी, और इससे शुरुआत हुआ कि अशोक को ही प्रियदर्शी बोला जाता है, और इसका साम्राज्य कर्नाटक तक फैला हुआ था। तो पहले राजा महाराजा ऐसे ही थे, वहां तक जाते थे तभी बनाते थे। तो क्या होगा आंसर? मास्की। क्या होगा? मास्की। फिर गुजरात आता है नाम, आते हैं ऑप्शन बाय आते हैं। सोपारा, सोपारा टोपरा सोपारा कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने इसको उठाकर दिल्ली ले गया। तो दिल्ली ध्यान रखना कि दिल्ली में जितना लेख रखे गए हैं उसे फिरोज शाह तुगलक ने उठाकर लेके गया है। सोपारा है। गिरनार, ऑप्शन गिरनार तो मिटाते हैं। गिरनार पाते हैं। गिरनार अभिलेख, ध्यान रखना गिरनार अभिलेख जो लिखा गया है वो किसने लिखा गया है? किसने? वो संस्कृत में किसने लिखा है? संस्कृत का पहला अभिलेख है। इसे जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं। और रुद्रदामन द्वितीय के द्वारा, रुद्रदामन द्वितीय के द्वारा वो शक था। रुद्रदामन द्वितीय ने इसमें जब लिखा मैंने वर्णन किया सुदर्शन झील का, सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील को 3 लोगों के नाम आता है इसमें। पहला स्थापना संस्थापक किसने, कौन बनाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर से इसको रिव्यू किसने किया, मतलब ठीक ठाक किसने करवाया? अशोक ने। फिर आता है नाम स्कंदगुप्त का। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां आंसर क्या होगा आपका? मास्की। आंसर क्या होगा? ठीक है। कुछ और बातें आप जोड़ते जाइएगा आप अपने पढ़ने क्रम में कि और कहां है। बिहार में है जो लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अनरोज, रामपुरवा, 3 जगह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहां क्वेश्चन में क्या है कि प्रयोग पूछा है, आकी खोज नहीं पूछा है। उसका प्रयोग कब किया जा रहा है? तब क्या हो जाता है? न पाषाण काल। वही आग की खोज बोलता तो क्या पूरा पाषाण काल। अब है कि आग का पहला प्रयोग कहां किया गया था, तो किसके लिए किया गया होगा? तो ठीक है, कंफर्टेबल ना तुम? ठीक है ना, क्लियर? आगे आना चाहो आगे आ सकते हो। ठीक है, तो वो क्या किया गया था कि मांस पर नहीं, पर जानवरों को भगाने के लिए, जानवरों को भगाने के लिए आग का। और आग की खोज वो लोग बोलते हैं खोज ये प्राकृतिक घटना है, कि जो टकरा रहे थे, रगड़ रहे थे, वो लोगों ने बाद में जाना कि ऐसा होता है। ये प्राकृतिक घटना थी पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल से बहुत बड़ा फैक्ट है आपका भीमबेटका। एक बहुत बड़ा फैक्ट आ रहा है भीमबेटका। भीमबेटका से कि जहां क्या कि चित्र शैली मिली है। ठीक है, आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में व्यवस्थित रूप से रहना चालू किए। आ गया तो मेहरगढ़ में खेती की शुरुआत की गई है। मेहरगढ़ में खेती की शुरुआत की गई है, यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पहिए मिले हैं। मृतकों को पहली बार क्या हुआ? दफनाया गया प्रॉपर रूप से, मतलब जानबूझकर दफनाना कहते हैं, मतलब जिसको कि हम सिस्टमेटिक दफनाना। ये सब क्या है? नवपाषाण। ताम्रपाषाण काल धातु युग का पहला काल था। धातु युग का पहला काल
लेकिन जाना कि हड़प्पा काल कहाँ युगीन है, लेकिन हड़प्पा, धोलावीरा, बनवाली, ये सब कुछ जगह ऐसे हैं जहां के ताम्रपाषाण कालीन की हैं। अगर बिहार में देखा जाए चिरांद, चेचर, वैशाली सेक्शन में कुछ मिले हैं, तो आपका एक होम टास्क रहेगा और ऊपर जाकर के बिहार से देखिए कि कौन कौन से कहाँ कहाँ स्थल है, इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ जाएंगे शतरंज। शतरंज को गुप्त काल में कहा गया था, गुप्त काल में से बोला चतुरंगा। क्या बोला गया? चतुरंगा। देखो अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि ऑप्शन में तो नहीं है लेकिन फिर भी जाते हैं कि हम देखते हैं कि हड़प्पा में भी मिला है, हड़प्पा में भी शतरंज जैसा पासे मिले हैं। शतरंज नहीं मिला कि पासे मिले हैं, तो शतरंज शब्द का प्रयोग नहीं होगा। यह पहले क्या होगा, इसको चतुरंगा के रूप में। लेकिन जब फारसी भारत में आए, जब ईरान से लोग आए भारत में, तब क्या इनका नाम क्या हुआ कि कहा गया शतरंज। क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन लेकिन इसमें पुष्टि लगा हुआ, बाद में ले लेना क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब है कि भारतीय ने चतुरंगा किया। एक और कभी कार क्वेश्चन आ जाता है कि अष्टपद किस खेल का दूसरा नाम है? शतरंज का ही, शतरंज का ही दूसरा नाम। अब कभी कार ग्रीक शब्द में पूछ लेता है कि हॉर्स का क्या नाम था, ऊंट का क्या नाम है। जैसे हम लोग तो नाम रखते हैं ना, तो उसको अलग अलग नाम होता है। लेकिन आते हैं कि चोल काल से बहुत बड़ा फैक्ट है कि मूर्ति किस चीज का मूर्ति? नटराज की, नटराज की मूर्ति, जिसे कहा जाता है कि मूर्ति कला का निष्क। क्या कि सबसे अच्छा। चोल काल से एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि चोल काल में ध्यान रखना कि पहली बार स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी। उत्तर मयूर अभिलेख में वहां बात है गांव में पंचायत का निर्माण किया जाता था, यानी स्वशासन की बात पहली बार की गई है चोल काल में। ठीक है, कैसे? दूसरा कि मौर्य काल के बाद संगम काल। संगम काल ध्यान का 3 वंश का काल है, जो है चोल, चेर और पांडे। चोल, चेर, पांडे, जो तमिल साहित्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके आंसर बी। यवन प्रिय क्या हुआ? काली मिर्च। ध्यान कि पहले क्या होता कि रोम था, रोमन साम्राज्य, वो मसालों के लिए प्रसिद्ध था। जब ईरानी क्या हुआ कि भारत की ओर आए, यवनी भारत के आए, तो यहां देखिए मसाले सबसे उत्तम किस्म के हैं। इससे क्या काली मिर्च क्या होगा? यवन प्रिय। तो कुछ फैक्ट ऐसा नहीं है कि जो कि कुछ बोला जाए, है नहीं। ठीक है, छोड़ो। गुप्तकालीन साहित्य के नीतिसार। ध्यान, नीतिसार किसका है? कामंदक का है। नीतिसार किसका है? कामंदक किताब है। शूद्रक का मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम क्या है कि शूद्रक किताब है, मिट्टी का। ठीक है, तो मिट्टी का जो कि घोड़े, मिट्टी का क्या है कि बैलगाड़ी, मिट्टी गाड़ी, इस टाइप का। भभूति का उत्तर रामचरित है, उत्तर रामचरित है। भास का भी कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो आंसर का आ जाएगा मिर्च करते हो। देखो आप क्वेश्चन देखो, यहां बहुत से लोगों ने कंफ्यूज कर दिया कि क्वेश्चन लोकसभा अध्यक्ष के, देखो क्वेश्चन पढ़ोगे आराम से समझ में आएगा। लोकसभा अध्यक्ष को अपनी शक्ति निम्नलिखित में किससे प्राप्त होती है? यानी कहां कहां ऐसा जगह है जहां से उसको शक्ति मिल सकती है, उसको काम करने के लिए मिलता है कि ये काम कर सकता है। पहले तो आर्टिकल 94, आर्टिकल 94 क्लियर है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है। संसदीय सम्मेलनों में बार बार उसको कुछ एक्स्ट्रा पावर दिया जाता है, दल बदल अधिनियम को लेकर या कुछ और नियम लेकर इसको पावर दिए जाते हैं। संसदीय अधिनियम के द्वारा बार बार उसको पावर दिए जा सकते हैं। जैसे कि
लाभ का पद को डिसाइड करना। तो और क्या है, लोकसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम। नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। ऐसे ही नियम समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, यहां भी नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष। हम देख रहे कहीं न कहीं तीनों से आ रहा है सर, 1 2 3। छोटा क्वेश्चन है, जोड़ जोड़ के बनता है क्वेश्चन। भारत में नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो नागरिकता के संदर्भ में बात कर रहे हैं, आते हैं क्वेश्चन के मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट है कि नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम सबसे पहले कब आया है, 1955 में। आर्टिकल 10 में कहा गया है कि जब तक कोई नागरिकता अधिनियम नहीं आए पुराना नागरिकता अधिनियम लागू रहेगा, नागरिकता संबंधी परंपरावादी नियम लागू रहेंगे। और 11 में कहा गया कि नागरिकता अधिनियम क्या होगा कि जब भी लागू करेगा तो संसद करेगा, संसद बनाए क्या, यानी कि एक नागरिकता है, अनुसूची का विषय है। तो क्या कि संविधान में एक नागरिकता है, ये सही है। ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता अधिनियम के 4 अनुसूची हैं, 4 अनुसूची है, 19 धाराएं हैं, लिख लीजिए कहीं। हमारे नागरिकता अधिनियम 1955 के 4 अनुसूची हैं और 19 धाराएं हैं। पहली अनुसूची में वो दिया गया कि नागरिकता की प्राप्ति क्या होती है, कहां से हो सकती है, कैसे हो सकती है। दूसरे अनुसूची में बताया गया है कि नागरिकता की समाप्ति से जुड़ा हुआ कुछ नियम बताए गए हैं। तीसरे अनुसूची में देशीकरण बताया गया है। तीसरे अनुसूची में देशीकरण विधि बताया गया कि देशीकरण से कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा भी ऑप्शन क्या है कि सही है, ठीक है। चौथा क्या है कि निस्तारित है, कि चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि 86 में हुआ, 92 में हुआ, 2004 में हुआ, 2015 में हुआ, 2019 में हुआ है, ये क्या है चेंज उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे का एक और, ठीक है। नेक्स्ट पर आते क्वेश्चन पर। संघीय सरकार, देखो संघीय सरकार का है, पहला संघीय सरकार के दिमाग में आता है कि वैसी सरकार जहां 2 सरकारें हों, एक हो राज्य का और एक हो केंद्र का, और ज्यादातर क्या हो कि राज्य आश्रित हो केंद्र पर। तो हम देखते हैं सरकार के जो होते हैं कार्यपालिका के मूल रूप से बांटा जाता है 3 भाग में। पहला जो है वो है संघात्मक प्रणाली, जिसे संघीय प्रणाली कहते हैं, जहां राज्य नष्ट हो सकता है, केंद्र नष्ट नहीं होगा। यानी कि विनाशी राज्यों का अविनाशी, दूसरा क्या परिसंघात्मक, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, यूएसएसआर, यूएसए, यानी कि कभी भी टूट सकता है, कभी भी जुड़ सकता है, लेकिन राज्य ज्यों का त्यों रहेगा। और तीसरा होता है एकात्मक, एकात्मक और संघात्मक। वो तो शब्दों यूज किया गया, वो तो कोई व्यक्ति ने शब्द बोल दिया है, व्हीलर ने बोला, जैसे ऑस्टिन ने इस तरह को बोल दिया है। अब इसको इस आधार पर कार्यपालिका को 4 भाग बांटा जाता है। तो ध्यान रखना कि पारित कार्यपालिका होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि अस्थाई, एक पेज एक्स्ट्रा में ज्यादा तो अच्छा होता है, अस्थाई। तो अस्थाई कार्यपालिका उसे कहते हैं जो क्या होता है कि जिसका पद बने रहता है, जैसे कि सचिव हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, उपपदाधिकारी हुए, अस्थाई कार्यपालिका है। अस्थाई कार्यपालिका क्या होता है, जो चेंज होते रहते हैं। तो इसको बांटा गया है, पहला बांटा गया है अध्यक्षीय प्रणाली में, सब एक्स्ट्रा जा रहे हैं। अध्यक्षीय प्रणाली में जाने राष्ट्रपति के आधार पर प्रणाली हो। दूसरा होता है कि संसदीय प्रणाली, जहां राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान हो, और विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होंगे। यानी अगर मंत्री बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं राज्यसभा लोकसभा चुनकर जाएंगे, नहीं चुने 6 महीना में चुन जाइए। दोहरी कार्यपालिका फ्रांस में है, दोहरी कार्यपालिका क्या है, फ्रांस में है। जो फ्रांस में क्या है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को समान पावर मिला हुआ है। और चौथा होता है बहु कार्यपालिका, जो कि स्विट्जरलैंड में है, कि कार्टेल बनाया गया है, 7 लोगों का क्या है संगठन है,
जो जनता से डायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं, जो जिनको रिकॉल हो सकता है, जिनको वापस बुलाया जा सकता है, इस टाइप बनाए गए। तो यहाँ से थोड़ा सा अलग है संघीय सरकार। संघीय सरकार क्लियर है कि राज्य क्या हो रहा है, राज्य की भी सरकार होगी। आते ऑप्शन बाजी। कठोर संविधान, क्योंकि इसमें क्या है कि राज्य के बारे में भी सब कुछ नियम कानून लिखा हुआ है, केंद्र के बारे में नियम कानून लिखा हुआ है, संशोधन कहां हो सकता है, सब लिखा हुआ है। कठोर संविधान। स्वतंत्र न्यायपालिका रहती है, जिससे क्या है कि राज्य का हक जमे रहे, केंद्र का हक जमे रहे, लेकिन एकल सरकार नहीं होता है। ये क्या दोहरी सरकार होती है। क्या होती है? दोहरी सरकार होती है, एक राज्य की एक केंद्र की। आंसर क्या होगा? सही कोड है 1 और 3। क्या जी? हाँ देखो, अब ने कठोर संविधान भारत में नहीं है। भारत में क्या है, कठोर और लचीला का मिश्रण है। और ये सब क्या स्लैंग है, नॉर्मल देखो स्लैंग क्या है कि जो कि किसी द्वारा कहा गया है। अब है कि कठोर, लेकिन यहां क्या है कि आप देखिएगा कि जीएसटी लागू किया गया, बहुत बार दूर नहीं जाता जीएसटी। जीएसटी में देखिएगा राज्य से पूछा गया। संविधान संशोधन के 3 तरीके होते हैं। तीसरा तरीका क्या होता है? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से सहमति। और जो स्ट्रक्चर चेंज करेगा, यहां संपत्ति सूची में चेंज करेगा, किसी तो नहीं यार लागू है, कैसे नहीं है? हाँ लागू है यार, जीएसटी लागू है, जीएसटी ऑल इंडिया पर लागू है। तो 1 जुलाई को ऑल इंडिया लागू किया था और 7 जुलाई जम्मू कश्मीर लागू किया था, बस वही था। तो यहां ध्यान रखना कि यहां संघीय जो संघात्मक प्रणाली का जो भी नियम होंगे, उसके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, राज्यसभा सीटों को बढ़ाना या राष्ट्रपति के निर्वाचन व्यवस्था हो, चाहे संपत्ति सूची के विषय हो, चाहे आर्टिकल केंद्र संबंध में, यानी कि कोई ऐसा अप्रत्यक्ष कर लगाया जा रहा है जो राज्य पर लागू हो रहा है, तो उस पर लागू होगा। ठीक, ये नहीं क्वेश्चन था इसका। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानना कि 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसमें दीवानी अधिकार मिल गया था, दीवानी अधिकार मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसमें ब्रिटेन को नहीं रखते, ब्रिटेन को 1858 के बाद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। जब दीवानी अधिकार मिल गया था तो वहां के कर्मचारी क्या हुआ कि अपना व्यापार भी चालू कर दिए थे, जिस कारण से कंपनी को नुकसान हो रहा था और साथ क्या हो रहा था कि ब्रिटिश को जो कर जा रहा था कंपनी से, उसका नुकसान हो रहा था। सुनने में 28 लाख पाउंड का नुकसान हुआ था सुनने में। तो इस साथ साथ क्या कि कुछ क्या हो रहा है कि उपहार के रूप में रिश्वत मिल रहे थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट इसी कारण से लाया गया था कि रेगुलेटर में क्या होता है, कम करना ज्यादा करना, पंखा का रेगुलेटर होता है। तो पहली बार क्या कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसके साथ क्या है कि कंपनी पर राजनीतिक कार्य का मान्यता दी गई। ठीक है, मान्यता दी गई, ठीक है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट में निजी व्यापार संलग्न को होने की अनुमति दी, अनुमति नहीं दी थी, अनुमति खत्म कर दिया। अब निजी व्यापार या उपहार नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि क्यों नहीं ले सकते? इससे क्या नुकसान पहुंच रहा है। और भी बातें थी। 1774 में कंपनी के कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, यानी उसका बाकी समझ लेना देना नहीं था, सिर्फ जो कंपनी के कर्मचारी थे उससे लेना देना था। वारेन हेस्टिंग्स को क्या बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो ये सब थे। तो आंसर क्या होगा का तो सही पूछा है केवल एक। आप एग्जामिनेशन में ध्यान रखा, ये सही गलत भी देख लीजिएगा, ऐसा ना सही नहीं है और यहां मार दिए, तो ह्यूमन एरर नहीं करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। संविधान उच्च सदन में राज्य का समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? नहीं है, अलग अलग प्रतिनिधित्व हैं। ठीक है, जैसे मान लो नॉर्मल कहते हैं बिहार में 16 हैं, सिक्किम में 1 है, समान प्रतिनिधित्व नहीं है। जनसंख्या 22 ही मान के चलो। ध्यान कि उच्च सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। हम जस्ट को लेकर संघीय प्रणाली है तो राज्यों का सदन भी होना चाहिए था, राज्यों के प्रतिनिधि भी आते हैं यहाँ। ये राज्यों का सदन है, राज्यों का सदन है, और राज्यों का सदन होने के कारण से कभी समाप्त नहीं होगा। ये क्या है? अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन होने के कारण से इसे उच्च सदन कहते हैं। यहां क्या हो सकते हैं कि 250 मैक्सिमम क्या हो सकते हैं कि सदस्य हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे विधानसभा से, और 5 इंडियन टेरेटरी में विधानसभा है ही नहीं। देखते हैं कि चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप,
अंडमान निकोबार और लद्दाख, यहां क्या है ही नहीं। इसका आंसर -5 कितने हो गए 245। तो ये क्या गलती हुआ, यदि राज्यसभा राष्ट्रहित में इस आशय प्रस्ताव पारित करते संसद राष्ट्र की 249 आर्टिकल 249 आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्य सूची पर कानून सिर्फ और सिर्फ बनाएगा राज्यसभा। तो ये स्टेटमेंट सही है। कौन सही, केवल तो 3 जगह बढ़ जाता है राष्ट्र पावर, 249 में, 312 अखिल भारतीय संघ का निर्माण भी कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा। और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहां साल होगी, राज्यसभा साल होगी। तो ये 3 जगह क्या है, लोकसभा से पावरफुल है। लोकसभा धन विधेयक में, वित्त विधेयक में, या प्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया, अविश्वास प्रस्ताव में। पुरंदर संधि कब हुई थी, 1665 में। यह मराठा राज शिवाजी और आमेर का राजा जयसिंह, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। संधि मराठा में अपने आधे से अधिक किले, देखो कुल 23 किला दिया गया था, ऑलमोस्ट 39 में से, तो 23 किले दिए गए थे, 23 या 39 में दिए गए थे, यानी आधे से अधिक जा रहे हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। बीजापुर का जो क्षेत्र था मुगल से काट कर दिया गया मराठा को, लेकिन इसके लिए 28 लाख रुपया देना पड़ा मराठे को। दिया गया, मुगल से काट कर मराठा को दिया गया, लेकिन क्या इसके बदले में 28 लाख रुपया रिटर्न करना पड़ा। वो क्या था कि युद्ध के क्षतिपूर्ति के रूप, सॉरी युद्ध के क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया। तो ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, आसान क्वेश्चन है। पुरंदर संधि एक और बार हुआ है, 2 बार पुरंदर संधि हुई है, एक औरंगजेब के आसपास, औरंगजेब के बाद। किसने संस्मरण लिखे, संस्मरण मतलब होता है कि आत्मकथा, आत्मकथा। तो आते हैं, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अगर पढ़ा लिखा था ही नहीं, वो हुमायूं के साथ घूमते रह गया। अकबर पैदा ही हुआ था दूसरे राज्य में और वो घूमते ही रह गया, और 14 साल में जब बना तो उसके बाद राजकाज में आ गया, तो एक पेटीकोट शासन व्यवस्था में रह गया। ये हुमायूं का लिखा गया है किताब हुमायूं के बारे में, हुमायूं नामा जो लिखी है गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम लिखी है, यानी वो उसकी बहन लिखी है, तो ये भी नहीं होगा। तो जहांगीर नामा खुद लिखा गया है, तो बाबर नामा, जहांगीर नामा, ये 2 क्या है कि आत्मकथा है। अकबर नामा अकबर लिखे नहीं है, हुमायूं नामा लिखा गुलबदन बेगम, और इनायत खान ने शाहजहां नामा लिखा, इनायत खान ने शाहजहां नामा लिखा। तो आंसर हो जाएंगे यहां सही, तो केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। पंजाब में हुआ था या अफगानिस्तान में? तो उसका राज नहीं था, हुमायूं का राज नहीं था, हुमायूं भाग चुका था। वही हमको लगता है कि 44-45 में हुआ था ना, हाँ 40-45 में हुआ था। तो हाँ 40 नहीं 41-42, हाँ 42-14-56 42 में। तो हुमायूं का राज नहीं था, हुमायूं भागा हुआ था, आश्रय में था। कैसे? हाँ अफगानिस्तान के आसपास था, ठीक है। कौन सा स्मारक मुगलों संबंधित नहीं है? अब है कि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बनाया था गुजरात विजय के उपरांत, सही है। अलाई दरवाजा बनाया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो ये नहीं होगा। क्लियर, अलाई दरवाजा नहीं होगा कि मुगल काश पूछ रहा है। पुराना किला हुमायूं ने चालू किया था, लेकिन हुमायूं भाग गया, तो ये पूरा क्या है शेरशाह सूरी ने, और शेरशाह सूरी ने मुगल काल को नहीं बल्कि भारतीय स्थापत्य कला को उसमें रखा है, भारतीय स्थापत्य कला पुराना किला में रखा है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि प्रॉपर रूप से मुगल काल का नहीं होगा, मुगल काल का पुराना किला नहीं होगा, तो यहां भी गलती हो गया। जामा मस्जिद
शाहजहां ने बनाया था, तो ये मुगल काल से हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 और 4, 1 और 4। कुछ और बात कर लेते हैं। हाँ अलाउद्दीन खिलजी। आप आगरा किला किस निर्माण किसने किया था? अकबर ने। यहाँ की फतेहपुर सिकरी अकबर, बुलंद दरवाजा अकबर, पंचमहल अकबर, बेगम शाही मस्जिद, बेगम शाही मस्जिद बनाया गया है शाहजहां के द्वारा में। इसलिए एक क्वेश्चन है कि अभी ना हाल फिलहाल में क्या है, पाकिस्तान में यहाँ बम विस्फोट हुआ था बगल में, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लाहौर में है, थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि बीबी का मकबरा, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया था। मोती मस्जिद, वो दिल्ली वाला क्या हुआ कि औरंगजेब। क्वेश्चन पाते हैं। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पूछा गया। इसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी, ये क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, एमबीटी ने किया था। पहला गलती हो गया। किसने किया था कि दक्षिण को नियंत्रित करने के लिए, ये लिखा है इब्न बतूता ने, लेकिन बर्नी लिखता है कि दिल्ली की जनता को परेशान करना चाहता था। ठीक है, लेकर गया, फिर लेकर वापस आ गया। अब देवगिरी में क्यों नहीं रुका, पानी ही नहीं मिला उसे। वहां क्या हुआ कि अगले 2-3 साल तक लगातार अकाल आ गया, पानी था ही नहीं, अभी भी नहीं है। अभी इधर साइड चल जाओ, नहीं है। अब एक कांस्य सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत क्या था, यह भी एमबीटी ने करवाया था। सांकेतिक मुद्रा था कि चांदी के बदले में कांसा का उतना ही दाम, उतना ही क्या मूल्य का कांसा का चलाया गया। लोगों ने क्या किया, अपने घर में टकसाल खोल लिया। और मान लो कि अभी क्या है कि 1 रुपए के सिक्के बनाने में 1 रुपए 10 पैसा खर्च हो रहा है, तो 1 रुपए के सिक्के बनाने में 10 पैसा खर्च होता, तो यहां रूम में बैठकर हम लोग भी टकसाल बनाकर उसको करते रहते। तो ये क्या है कि खर्च उतना हो जाता कि आप नहीं बना पाते हो। तो वो क्या है, ध्यान रखना कि वो जो धातु मुद्रा होती है, वो उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना माने सरकार उसको जारी कर सकती है, बाकी लिमिटेशन नहीं है। अनुसंघ तक सेना को बढ़ाया, ठीक है, सेना का बेटा बच्चा सेना में रहेगा, सही है। फिरोज शाह तुगलक जजिया को अलग रूप दिया, जो ब्राह्मणों, महिला, बच्चों पर लागू नहीं था, तो ब्राह्मणों पर इसने लागू कर दिया था, जजिया का अलग रूप दिया, तो ये भी सही है। आंसर क्या, 3 और 4। और गलत पूछा है, 1 और 2, 1 और क्वेश्चन है कि मुगल काल के पतन के बाद भारत में कानून और व्यवस्था चरमरा गई थी। तो यहाँ चरमरा नहीं गई थी, जो उस समय जो मुगल काल के बाद स्थानीय शासन चालू हुए थे, जैसे कि जयसिंह का काल था या शिवाजी काल था, मराठा थे या और भी थे, उन्होंने बड़ी अच्छा से कानून व्यवस्था बनाकर रखा था। तो जो स्थानीय शासक थे वो क्या है कि कानून व्यवस्था को बनाकर रखे थे, तो चरमराया नहीं था। कहीं ऐसा ना दंगा फसाद हो रहा था, कहीं नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो ये गलत हो गया। तो देसी राज क्या कर रहे थे, इसको बनाए हुए थे। कानून व्यवस्था चरमराने का मतलब समझते हो, तो क्या है कि अराजकता फैल गए, युद्ध हो, ये दंगे फसाद हो रहे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जितना भी देसी राज था, जैसे हैदराबाद है या जैसे कि मराठा थे या और भी थे, वो क्या कंट्रोल में रख रहे थे सारा को, तो कानून व्यवस्था चरमराई नहीं थी। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। देखो एक्चुअली ना क्वेश्चन का देखना, क्वेश्चन अगला लाइन सब देसी राज से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब देसी राज को उदय के बाद ही ये पूछ रहा है, इसका मतलब, ठीक है। तो यदि भारत में मुगल साम्राज्य के मलबे पर खड़े देसी राज्यों ने लगातार धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई, सही है। शिवाजी के सेना में मुस्लिम थे, मराठा की सेना में भी शामिल थे, ऐसा कहीं क्लियर है कि वो थे, तो धर्मनिरपेक्षता थी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। देसी राज को नहीं रोक सका, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, 2 और 3 सही, क्या हुआ 2 और 3।
अब आते हैं आपके आता है, शुरुआत था आपका कि इकोनॉमिक सेक्शन, ये 10 क्वेश्चन थे जो आपके, 15 क्वेश्चन थे पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडावल हिस्ट्री के। क्वेश्चन है कि निजीकरण, पर तीनों शब्द को समझ लो कि एलपीजी है क्या। लिबरेशन, तो लिबरेशन मतलब होता है कि सरकारी नीति को उदारीकृत किया जाए, लिबरल बनाया जाए। जो भी सरकारी नीति है, यानी जो टैरिफ लग रहे थे या जो कि रोका जा रहा था उसको खोल दिया जाए। टैरिफ, जो चाहे टैरिफ होता है ना, कि जो कि आयात टैक्स वगैरह होता है, उस पर लिबरलाइजेशन रखा जाए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि सरकार की संपत्ति में निजी भागीदारी, यानी सरकार की संपत्ति जो 100% है उसमें क्या कमी होगा, उसकी निजी भागीदारी बन। जैसे मान लो कि रेलवे है, इस समय क्या किया जाए, इसमें कुछ क्षेत्र को हटा दिया गया था, परमाणु रेलवे को उसमें हटा दिया गया था, तो रेलवे के बाहरी चीजें हैं, युद्ध सेक्शन हटा दिया गया था, सेना सेक्शन को। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक द्वार भी खोल दिया जाए, यानी कि हॉलीवुड का मूवी भी इंडिया में लगे, नॉर्मल बने, संस्कृति को भी, यानी कि वो क्या वैश्विक ग्राम बन जाए, पूरा विश्व का एक जगह पर हो जाए। तो एलपीजी आते इसमें निजीकरण। तो निजीकरण का मुख्य रूप है, ध्यान रखना कि जब भी इस टाइप में हो तो अगर पॉजिटिव बातें हैं तो ज्यादा संभावना होती है सही होने की। तो वित्तीय अनुशासन में सुधार करना सही है, पॉजिटिव बातें हैं। आधुनिकीकरण, यानी कि जो बीएसएनएल वगैरह या जो भी चीजें थी जो कि पुराने ढर्रे पर, बीएसएनएल तो उसमें था ही नहीं, जो कि कुछ पुराने ढर्रे पे थे, इसको ठीक किया जाए। और तीसरा क्या है कि एफडीआई निवेश बढ़ाया जाए, यानी क्या होगा 1 2, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो था ना, ये क्वेश्चन था कि औद्योगिक नीति, इसमें क्वेश्चन तो अधूरा था, लिख देते हैं हम क्वेश्चन। औद्योगिक नीति 1956 के संदर्भ में, औद्योगिक नीति 1956 के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या सही हो सकता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया, सही है। औद्योगिकरण का बढ़ावा देना, ये क्या इससे जुड़ा हुआ था, पहला स्टेटमेंट सही है। इसका क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा, ये भी, तो ऐसे जगह लगाया जा जहां से क्या होगा कि उद्योग की धंधा बढ़े, क्या होगा। एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, जहां क्वेश्चन है प्राइस बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया है, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि आपको जॉब लग जाए, 5,000 घर से आ रहा है, 50,000 आ जाए या 80,000 जेब में आ जाए, तो मांग क्या करेंगे, ज्यादा कर देंगे। और जहां मांग बढ़ेगा और डिमांड बढ़ गया तो प्राइस के आधार पर देखा जाए तो बढ़ जाएगी। तो आय के स्तर में वृद्धि, अगर आपकी आय बढ़ जाती है। कम ब्याज दर, ध्यान, कम ब्याज दर होता है तो लोग ज्यादा लोन ले लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे तो मांग बढ़ा देंगे, मांग बढ़ाएंगे कीमत बढ़ जाएगी। जनसंख्या वृद्धि, आपके रूम पर 4 लोग एक्स्ट्रा आ जाएं डॉक्टर दिखाने के लिए, तो जहां 2 किलो चावल ले रहे थे अब 4 किलो चावल ले रहे हैं, मांग क्या हुआ, बढ़ गया, मांग बढ़ गया, कीमत बढ़ गया, क्या हुआ 1 2 3। दो ये मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं। कारक में आते हैं, पहला कारक होता है कि वस्तु की कीमत कम जाए। और किसी वस्तु कीमत कम हो गई है तो मांग बढ़ जाएगी। याद क्या हो कि स्थापन्न वस्तु की कीमत बढ़ जाए, जैसे मान लो कि चाय और कॉफी दोनों स्थानापन्न वस्तु है, एक दूसरे में रिप्लेस करेंगे और चाय का कीमत बढ़ जाएगा तो लोग कॉफी पीना चालू कर देंगे।
ठीक है। साथ क्या हुआ, जनसंख्या बाकी सब है ही, आय बढ़ गया, ब्याज दर, जनसंख्या वृद्धि, ये सब तो है ही। सरकार की नीति भी अगर आपको बोल दे कि हम आज से 10 दिन पहले, अभी तो नहीं है, पहले क्या था कि आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, लोग क्या करते थे कि सुबह दोपहर से क्या हो कि पेट्रोल के लिए लाइन लगा दिए। अगर आपको आज पता चल जाए कि गेहूं का दाम कल से 5 रुपये बढ़ जाएगा तो 5-6 किलो आटा तो बढ़ा ही देंगे। हाँ, तो वही है कि अगर सरकार की ऐसी नीति बना रही है तब भी मांग बढ़ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, उसके आंसर अपने आप को डाल लीजिएगा। क्वेश्चन है कि चर प्रवाह, देखो चर प्रवाह परिवर्तनशील, देखो दो तरह से होता है, एक प्रवाह चर होता है, एक स्टॉक चर होता है। एक प्रवाह चर होता है, दूसरा कहता है स्टॉक चर होता है। ताकि अगर किसी विशिष्ट, कुछ विशिष्ट क्षेत्र में वृद्धि हो रही है तो उसको स्टॉक चर कहते हैं, अगर सामान्य क्षेत्र में वृद्धि हो रही है तो उसे कहेंगे प्रवाह चर कहेंगे। यानी किसी विशेष समय में बढ़े तो स्टॉक चर और समान समय अब आते हैं। एक अर्थव्यवस्था में मूल्य ह्रास, एक अर्थव्यवस्था अगर मूल्य ह्रास हो रहा तो उसी समय में क्या होगा कि कीमत परिवर्तन, मांग परिवर्तन, कुछ भी हो सकता है, उसी समय होगा। ठीक है, देखिए फर्म का पूंजीगत माल हम बनाकर भविष्य के लिए रख सकते हैं, भविष्य के लिए कहते हैं विशिष्ट समय के लिए हो जाएगा, ये नहीं होगा। किसी फर्म की आय उसी समय, दाम बिकेगा तो उसी समय के लिए है, देगा उसी समय के लिए है। लेकिन भंडार, भंडार को भविष्य के लिए प्रयोग में लाएंगे। तो ध्यान रखना, बस बाकी बातें ध्यान रखना, उसी समय के लिए हो तो प्रवाह चर, और स्टॉक चर क्या हो, विशिष्ट समय के लिए, विशेष समय के लिए। तो क्या हुआ, एक और लगातार क्वेश्चन आ रहा है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। पहले तो ध्यान रखना, नॉमिनल जीडीपी चालू वर्ष, वित्त वर्ष में होता है, और रियल जीडीपी क्या होता है, बेस ईयर में। क्या होगा, बेस ईयर में, यानी कि उसमें इन्फ्लेशन जुड़ा रहेगा, उसमें इन्फ्लेशन जुड़ा रहेगा। अब आते हैं, नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद की गणना चालू वर्ष में प्रचलित कीमतों पर की जाती है, एग्जैक्ट सही है। अब वास्तविक क्या हुआ कि, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। जानना कि जितना अर्थव्यवस्था के बढ़ते चरण में वास्तविक रियल जीडीपी हमेशा नाममात्र जीडीपी से कम होता है। क्या होगा, कम होगा, अधिक नहीं होगा बल्कि कम होगा। वास्तविक जीडीपी हर वक्त नाममात्र से कम होगा। बेस ईयर से क्या हुआ, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन जुड़ा रहता है, इसमें इन्फ्लेशन जुड़ा नहीं रहता है। नाममात्र जीडीपी में इन्फ्लेशन जुड़ा नहीं रहता, उसमें इन्फ्लेशन जुड़ा रहता है। इन्फ्लेशन हटाएंगे दाम, उपादान लागत इंग्लिश से फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, ध्यान रखना, इसे कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। देखो समझो, जिसको थोड़ा सा आसानी से समझ आते हैं। एफसी, तो पहले समझते हैं कि एफसी और मार्केट प्राइस कैसे बनता है। हमारा दो चीज है, एफसी क्या हुआ कि बेस ईयर से जुड़ा रहता है। जैसे मान नॉर्मल कहते हैं कि आलू उत्पादन कारकों से आलू उपजाए, 10 रुपए क्या उत्पादन लागत लगा, तो एफसी क्या, फैक्टर कॉस्ट क्या, 10 रुपये है। जब मार्केट में लाएंगे तो जुड़ेंगे इसमें क्या, अप्रत्यक्ष कर, और आलू पर इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, और माइनस क्या होगी, सब्सिडी, तब बनेगा मार्केट प्राइस। आलू को लेकर चले, अगर सर मुजफ्फरपुर हाट में 5 रुपया टैक्स लगा दिया, अब मार्केट प्राइस क्या हो गया, 10, 5, 15 रुपये। तो क्या फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि मार्केट प्राइस, ध्यान रखना कि उसमें कर जुड़ जाते हैं। तो कर क्या है, तो मार्केट प्राइस में कर जुड़ते हैं, मार्केट प्राइस में कर जुड़ते हैं तो उसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, यानी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, यानी फैक्टर कॉस्ट में डायरेक्ट टैक्स नहीं जुड़ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, कोई कर शामिल नहीं है, पहला ऑप्शन
सही, ठीक है, पहला सही है। मूल कीमतों में उत्पाद कर शामिल है लेकिन उत्पादन कर में नहीं। सभी कर रहते हैं, जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स होगा सभी शामिल रहेंगे, कोई भी, और जीएसटी में सब शामिल हो गए हैं। अभी क्या है, जीएसटी में सभी शामिल है, तो ये क्या हुआ, उत्पाद कर, तो इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा सही होगा, तो आंसर क्या होगा, 1 और 3, 1 और 3 बी आंसर। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास ध्यान रखना, भौतिक भी होता है, शारीरिक, और ये भी होता है, पूंजीगत भी होता है और मानसिक भी होता है। ये मत देखिए कि मूल्यह्रास में सिर्फ भौतिक होगा या मौद्रिक हो रहा है, सारा सेक्शन होगा। अगर एक एज के बाद आदमी भी क्या होता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। आते हैं क्वेश्चन पर, 22 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन की मूल्यह्रास पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक हानि एक संदर्भ करते, ठीक है। यानी कि एक नॉर्मल कहते हैं कि एक मशीन 10 पे कपड़ा बना रहा था, अब 5 कपड़ा बना रहा है। अब इसको 10 कपड़ा बनाने के लिए क्या करें, कुछ मशीन में पैसा खर्च करेंगे, यही क्या कहलाएगा, मूल्यह्रास। यदि कोई देश मूल्यह्रास के माध्यम से खोए पूंजीगत स्टॉक बदलने में सक्षम नहीं है तो इसका सकल घरेलू उत्पाद गिर सकता है, ठीक है। अब इस तरह की 5 कपड़ा बनाने में 10 कपड़ा नहीं कर पा रहा है तो उत्पादन क्या हुआ, कम हो जाएगा। इकोनॉमिक्स था, लाइन बाय लाइन, बिना पढ़े हुए नहीं सकता है, नहीं। क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद की व्यय विधि, क्या व्यय विधि है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, यही व्यय विधि है। सरकार कहां खर्च कर रही है, कंजम्पशन कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, और आयात निर्यात के बीच का भाग, ये कहलाता है व्यय विधि में, ठीक है। आगे 23 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें देश में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर विदेशियों द्वारा किए गए व्यय को सकल घरेलू उत्पाद में गणना की जाती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, गणना कर रहे हैं, एक्स माइनस एम को गणना कर रहे हैं, ठीक है। मध्यवर्ती वस्तु पर होने वाले व्यय को सकल घरेलू उत्पाद की गणना में शामिल नहीं। देखो जीडीपी का फॉर्मूला ही होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में अंतिम वस्तु। जैसे मान लो गेहूं से आटा बनाए, आटा से रोटी बना लिए, और रोटी को लपेट दिए अंडा में, और अंडा में ब्रेड आमलेट बना लिए, तो ब्रेड आमलेट में रोटी जो यूज हुआ उसका दाम गिनेंगे। पता चला कि चारों का दाम गिन लेंगे तो क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे क्या ध्यान रखना कि प्रोडक्ट मेथड जो होता है इसमें दोहरी गणना होती है। जीडीपी की मेथड कितना है, 3 है ना, आय, व्यय और प्रोडक्ट, उत्पाद विधि। उत्पाद विधि में क्या होता है कि दोहरी गणना की समस्या होती है। जैसे मान लो कि इस बार आपने 50 प्रोडक्शन किया है, 20 बिका, 30 रह गया। अगले साल क्या हुआ कि 30 ये 50 और हो गया, 80 दिख रहा है, लेकिन 80 नहीं है, वो क्या है 50, क्योंकि पहले पिछले साल का 30 था, दूरी गणना। तो यहां क्या हुआ कि उसको सकल घरेलू उत्पाद में मध्यवर्ती वस्तु को नहीं गिनते हैं। तो आंसर क्या हुआ, एक और। इसमें अंतिम वस्तु किसमें गिनेंगे, अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स के, हाँ जो भी फाइनल गुड्स हो। जैसे मान लो कि ये पेन होता, इंक कहीं से आता, रुई कहीं से आता, प्लास्टिक कहीं से आता, सबका दाम जोड़ लेते, फिर पेन का भी दाम जोड़ते तो नहीं होगा, पेन का दाम जुड़ेगा। व्यापार नीति में सुधार, टैरिफ समझे, टैरिफ का भी जस्ट बोले, टैरिफ मतलब होता है कि हम आयात शुल्क बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब कि अगर कोई विदेश से भारत आ रहा है व्यापार करने के लिए, उसके दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमको घरेलू संरक्षण करना है, हमारे वस्तु का संरक्षण करना है। इसको और तरीके समझिए, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स का बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, गेहूं का बहुत बड़ा मैदान है। वहां के लोग खेती करना नहीं चाह रहे हैं, सरकार सब्सिडी देती है, सब्सिडी देती, तो जो गेहूं उत्पादन हुआ वो ऑलमोस्ट क्या होता है कि अगर भारत की रुपये में देखा जाए तो क्या 2-3 रुपया हो गए उसका दाम। अगर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे तो भारतीय बाजार आने तक वहां तो 5 रुपया और जोड़ देते हैं, तो यहां क्या होगा 7 रुपए में क्या होगा, मार्केट में आ जाएंगे। और हमारे किसान का जो दाम रख रहे हैं 20 रुपया 25 रुपया रख रहे हैं, तो उपभोक्ता क्या होगा,
तो क्या करेंगे, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन जब सुधार कर रहे हैं अर्थव्यवस्था का तो क्या करेंगे, टैरिफ को कम करेंगे, जिससे कि अर्थव्यवस्था में ज्यादा निवेशक भारत आए। ठीक है, तो पहला क्या हुआ कि गलती हो, टैरिफ दर में क्या होगा, कमी की जाएगी, टैरिफ दर में कमी की जाएगी। निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त कर देना। अब विश्व का निर्यात बढ़ाना चाहते हैं तो कोई प्रतिबंध रहेगा नहीं, ये ठीक है। आज के लाइसेंस प्रक्रिया को, ये भी सही है। इसी को कहते हैं कि लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, इसी कहेंगे उदारीकरण। 2 और 3, आंसर होगा, ठीक मान लीजिएगा। महारत्न कितने कंपनी है वर्तमान में, 13 हो गया, 13 है महारत्न कंपनी है। तो महारत्न कंपनी के लिए क्राइटेरिया है 5-4 करोड़ 25,000 का टर्नओवर 3 साल का, ये क्राइटेरिया है। लेकिन सबसे बड़ी क्राइटेरिया है कि नवरत्न होना चाहिए, उसका नवरत्न होना जरूरी है। तो क्या होगा, कोल इंडिया। आप होमवर्क कर लीजिए, उसको लिख लीजिएगा, हम बोलिएगा तो हम बोल देंगे, तो फिर याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बोल देते एक बार। भेल, BHEL, BPCL, दूसरा का BPCL, तीसरा गेल, चौथा CIL कोल इंडिया लिमिटेड, पांचवा HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL, छठा सेल स्टील अथॉरिटी, NTPC, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, PFC, पावर ग्रिड, नेक्स्ट पावर ग्रिड, IOCL ऑयल, IOCL, फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल, और लास्ट ONGC। ठीक है, तो ये आपके थे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। अगर तो पावर ग्रिड बना कि REC बना, सॉरी रूरल बना शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, रूरल बना है। तो ग्राम पंचायत के गठन के लिए जो 73वां संशोधन किया गया था उसमें 5,000 बनाया गया था, लेकिन उसे राज्य के आधार पर, क्योंकि पंचायत का राजसूची का विषय है, राजसूची का विषय है, तो पंचायत का आधार क्या राज्य करता है, तो राज्य में जनसंख्या ज्यादा होती है, उसके अनुसार वह क्या पंचायत का निर्माण करता है। तो बिहार में क्या है, 7,000 पर एक ग्राम पंचायत, 5,000 पर पंचायत समिति। इसलिए एक गांव में 2-2 पंचायत समिति होते हैं, ध्यान रखना, एक गांव में 2-2 पंचायत समिति होते हैं। और 50,000 पर जिला परिषद। ये मध्यवर्ती स्तर, प्रखंड मत गिन लेना इसको, पंचायत समिति को प्रखंड मत गिनना। गांव में, एक गांव में देखते हो 2-2 पंचायत समिति चुनाव होता है, वो कम है, तो 5। ठीक है, कितना ग्राम पंचायत है बिहार में, 8471 दिमाग में रख लीजिएगा। ध्यान रखना कि कोई भी बिहार स्पेशल का हम लोग स्पेशल बैच दे रहे हैं, एक क्विक रिवीजन के लिए। पर डे क्या होगा कि 1 घंटा का होगा बैच, आप बस उसी घंटा में तैयार करना है, रूम पर कुछ नहीं करना है, आधा 1 घंटा में तैयार होते चल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चालू कर देंगे हम लोग कुछ दिन में। बिहार के कौन से जिले झारखंड की राज्य की सीमा से लगते हैं, 8 जिले हैं, और दे दिया रोहतास से चालू किया है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार।
ठीक है, जाना है, ठीक है, चलो ठीक। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें जमुई में है, जमुई में निकल जाओ, जमुई में है, नवादा में है और मुंगेर में है। जमुई, नवादा, मुंगेर, क्या धारवाड़ होगा? इसमें जमुई है। बिंद क्रम चट्टानें क्या होगा कि ऊपर रोहतास, रोहतास तैमूर जो बलुआ जो कि विंध्याचल सीमा से जुड़े हुए हैं, और तराई पश्चिमी चंपारण। यहाँ बिहार में हर तरह की चट्टानें पाई जाती है, को प्रभावित नहीं होती है। कर्क रेखा नहीं बल्कि मकर रेखा नहीं बल्कि कर्क रेखा, कर्क रेखा से प्रभावित होगी, लेकिन मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, भारतीय प्रभावित नहीं हो रहा है, तो बिहार कहां से? ठीक है, तो क्या होगा कि हिमालय की अवस्थिति सही है, बंगाल खाड़ी सही है, मकर रेखा नहीं बल्कि कर्क रेखा होगा, और दक्षिण पश्चिम मानसून। ध्यान रखिए कि प्रीवियस क्वेश्चन से ज्यादा उठाया हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका कहां आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट है 13 जिले, 13 जिले सही है। उत्तर पश्चिम जोन में 5 नहीं होगा, नहीं 8 जिला है, 8 जिला है, 8 जिला है, उत्तर पूर्व में 8 जिला है। तो जहां दोमट मिट्टी पाई जाती है उसे उत्तर पूर्व में मान के लो, ठीक है, 8 जिला है। और 17 जिला है क्या है? दक्षिणी जोन में, 17 जिला दक्षिणी जोन में। तो 11 नहीं बल्कि 17, तो कितना होगा? 17 + 8 + 13 38, 17 + 8 + 13 38 जिले हैं। तीनों भाग बांट दिया गया है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वर्षा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे। अगर ध्यान रखना कि यहां क्या पाया जाएगा, दक्षिण जोन में क्या पाया जाएगा? बलुई दोमट, बलुई दोमट पाए जाएंगे। बिहार में मानसून पूर्वी भाग में 8 जून को ठीक है, पश्चिमी भाग में 12 जून को, और एवरेज क्या होगा? 10 जून। पूरा बिहार पूछे तो 10 जून। क्या जी 30 में तो कौन सा पूछ रहा है? ठीक होगा, केवल एक होगा ना, गलती पूछ रहा है, 2 और 3 होगा। तो ये ध्यान रखना कि 8 जून पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में 12 जून, और अगर पूरा बिहार पूछे तो 10 जून, बिहार पूछे तो 10 जून, ठीक है। बिहार मानसून का आगमन सबसे पहले किशनगंज में, ठीक है, वो पूर्वी भाग है, ठीक है। तो एक्चुअली ना कर्व बनाता है भारत में। अगर मानसून जो आता है वो जो कहना कि आपके लिए 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, 8 डिग्री 4 पे स्थित है। जब गर्मी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा कि घट जाएगा। जहां घटेगा लो प्रेशर बेल्ट बनाएगा, लो प्रेशर बेल्ट बनाएगा तो हाई प्रेशर से क्या होगी? हवा लो प्रेशर मूव करेगी। जब हवा आएगी मेडागास्कर से या हिंद महासागर से हवा आती रहेगी ऊपर की ओर, तो क्या होगा? जब कोरोलियस बल जो क्रॉस करेगी, कोरोलियस बल काम करेगा नॉर्थ में, राइट की तरफ, तो क्या होगा? मूवमेंट चालू होगा, मूवमेंट चालू होगा, सॉरी मूवमेंट चालू होगा। कहां से आ रही है? दक्षिण से। टाकरा कहां रही है? पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। इसमें सही कौन है? 2। सबसे अधिक ठंड, सबसे अधिक ठंड दिसंबर जनवरी में मैदानी क्षेत्रों में, दिसंबर जनवरी मैदानी क्षेत्रों में, तो सही नहीं है। तो मध्य जनवरी नहीं होगा बल्कि मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी। फिलहाल इस बार तो नहीं होगा, इस बार तो सही एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ये। तो जो गर्मी का हाल है, क्योंकि एलिनो इफेक्ट लगा हुआ है, आप जानते हैं एलिनो के बारे में। इस साल एलिनो आया, एलिनो बंगाल खाड़ी को पानी को गर्म कर देता है, तो उसका असर दिखता है। तो लंबे समय तक ग्रीष्मकाल रह गया है,
तो ये बढ़ जाएगा, तो क्या गलती हो जाएगा। तो मतलब ये गलती है स्टेटमेंट, बाकी दोनों क्या है कि सही है। यानी कि राज्य में जनवरी माह में मैदानी क्षेत्र का तापमान 7.5 डिग्री और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है और शीत ऋतु में 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो क्या का आंसर, गलती कौन है, एक। कौन सम्मिलित, हमको तो सी नहीं लग रहा है, ठीक है। कौन सम्मिलित नहीं है, गंगा, ठीक है। गंगा क्या है कि गोमुख से निकलती है, सही है। गंडक को अन्नपूर्णा बोलते हैं और गंडक निकलती है अन्नपूर्णा श्रेणी से, तो अन्नपूर्णा श्रेणी होगा जो, ये नहीं होगा, यहां क्या होगा, अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल। इसको मानंग मोट भी कहते हैं। और ये मोकामा में क्या होती है, गंडक कहां मिलती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जमुई, अजय जमुई। अजय नदी किसकी नदी है, नदी बराकर, फिर आगे चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी कि दामोदर नदी साइड में चल जाएगा, ठीक है। फल्गु नदी, सही है। तो आंसर क्या होगा, छऊ नृत्य के समय में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो एक ही ऑप्शन खोजना है। और दूर से दिख रहा है कि छऊ कहां का नृत्य है, वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, बिहार का, झारखंड का, उड़ीसा का, इसमें से किसी कोई राज्य का जिक्र नहीं है। ध्यान रखना, महाराष्ट्र गुजरात दिया है, महाराष्ट्र गुजरात नहीं होगा। तो आंसर क्या हुआ, जी, तो जनजाति शब्द ने साइमन कमीशन ने दिया है और आदिवासी शब्द दिया ठक्कर बापा ने। तो वो जो दोनों एक ही हैं, वही गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो आदिवासी ही हाँ युद्ध है एक्चुअली ना, क्या है कि ना, जो कौशल विकास होता है वहां, जो कौशल वो उन्हीं के लोगों द्वारा होता है। तो जहां को युवा गृह बनाए जाते हैं, आदिवासियों में युवा गृह बनाए जाते हैं, कि जब युवा होते हैं तो उनको भेज दिया जाता है वहां, वहां सीखते हैं हर चीज को, कि आप बाहरी लोगों से कैसे लड़िएगा, जीवन यापन कैसे कीजिएगा, उस टाइप का जीवन होता है। तो वहीं क्या होता है कि या इसका मतलब है कि आप जिस समाज में रहे हैं वो समाज क्या है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसलिए डांस फॉर्म क्या है कि डांस फॉर्म नहीं है, बल्कि वो कौशल प्रशिक्षण है कि आप किस प्रकार से डांस करके वो दिखा रहे हैं। स्टेट बोलते हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। कभी अब तो ऑप्शन हट गया है, इसलिए धीरे धीरे लोग खत्म कर दिए हैं। लेकिन पहले अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी पढ़िएगा तो बहुत ही चीजें क्या हुआ के मजेदार मिलेंगे। हिंदू विवाह है 8 प्रकार के, ब्रह्म, देव, 8 प्रजापत्य, गांधर्व, राक्षस, असुर, प्रसाद। वहां भी यही है, परिवीक्षा, परीक्षा, क्या तो उसके बाद की सेवा, पलायन विवाह, ये सब ये है। एक होता है हट विवाह, लड़की घर में घुस गई, निकल नहीं रही है, 6 महीना तक नहीं निकलेगी तो शादी करना पड़ेगा, इसे कहते हैं हट विवाह, जो यही संथालियों में होता है। कोई नहीं, यहाँ देखो हम किसी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि बोलना कि सर ही बोले थे हट विवाह करने के लिए। बिहार में शहरीकरण की दर 11 पॉइंट, पहला ही ऑप्शन के लिए। देखो ये टेस्ट नहीं, इंफॉर्मेशन आपके लिए 4 ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं, उसमें एक नहीं कि जिससे कि आपको एक अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये लड़ाई तो 17 नवंबर को लड़ना है, ये तैयारी है। तो क्या है 11.3% बिहार में शहरीकरण है, पहले ही मिल गया है। तो अभी जो बहुत डाटा आया है 15% का आया डाटा, और अभी आगे डाटा आया है, तो बाकी सब क्या है कि सही है। नहीं 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 नहीं, तो बाकी सब गलती। 2021 में बिहार के शहरीकरण जो रेट था 15.3, लिख लीजिएगा, 21 में 15.3, 22 में 17.3,
सॉरी 15.3, 22 में 16.2 और 23 में 17.1, 17.1, तो क्या केवल 3। तो अभी वर्तमान में कितना है? 17.1%। सबसे नगरीकृत राज्य गोवा, जनसंख्या ने वो जनसंख्या वाइज पूछते हैं महाराष्ट्र का। सबसे गैर नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश, सही है, 9% है। अब बिहार में समस्तीपुर सबसे गैर नगरीकृत है। पता नहीं मेहरी जिला में ऐसा होना था। बिहार बजट 2024-25 संबंधित निकटों विचार कीजिए। बिहार में नीतीश कुमार नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने वित्तीय वर्ष 278,425 इंफॉर्मेटिक है, इंफॉर्मेटिक है, क्लियर है कि पहला ऑप्शन सही है। और वित्त मंत्री भी कौन है? सम्राट चौधरी। किसने पेश किया था? सम्राट चौधरी। तो विजय कुमार चौधरी ने, बल्कि सम्राट चौधरी। तो ऐसा क्या हुआ? सही कौन होगा? केवल एक। लोहा सिंह, रामेश्वर सिंह कश्यप सिवान सेक्शन से जुड़े हुए हैं, तो रोहतास से। एक उनका पॉपुलर भी है, तसलवा तीर का मोर, ये भी, लेकिन ठीक है, लोहा सिंह बहुत पॉपुलर है। लोहा सिंह नहीं, रामेश्वर सिंह कश्यप रोहतास से। लोहा सिंह तो यार एक नाटक है, तो एक आदमी को सब चढ़ा उड़ा के बोलता है कि तुम लोहा सिंह, लोहा के हो, और सबसे मार खाते रहता है। नहीं, किसी को बोल दो कि तुम लोहा के हो, तुमको तो दर्द होता ही नहीं है, और मार खा रहा है हर जगह। एक होता है लर्नर का सिद्धांत है, प्राइमरी डेफिनेंस और सेकेंडरी डेफिनेंस। किसी को बोलते रहो तुम बेवकूफ हो, बेवकूफ हो, गधा हो, गधा हो, कुछ दिन बाद तो वो गधा वाला हरकत करने लगेगा। इसको तो प्राइमरी डेफिनेंस है, तुम बोलना चालू किए और फिर हरकत करना सेकेंडरी डेफिनेंस हो जाता है। तो लर्नर का सिद्धांत है। तो इसलिए किसी को तारीफ करना किया जाता है, इसलिए क्या होता है कि क्या होकर धीरे धीरे चीजों को मनोबल ऊंचा रहे। राष्ट्र सरकार ने जल जीवन मिशन, जल जीवन हरियाणा मिशन 2019 में चालू किया था, और इसी का कॉपी किसने किया? भारत सरकार ने। भारत सरकार ने चालू जल जीवन मिशन, जो अब इस बार का क्या है? तीसरा स्थान पर मंत्रालय है, जिसको पैसा आवंटन किया गया है योजना में। पहला गरीब कल्याण अन्न योजना, दूसरा मनरेगा, और तीसरा जल जीवन मिशन। मंत्रालय में रक्षा मंत्रालय पहला स्थान पर है। बिहार बजट में शिक्षा के लिए कितना रुपया खर्च किया गया है? ये खर्च किया गया है 52,63903 करोड़ रुपए। ध्यान रखना कि ये जो होता है, ये कुल बजट का 18.89% है। 18.89%, इसको लिख लीजिएगा परसेंटेज, 18.89%। दूसरा स्थान शिक्षा विभाग को है, सॉरी यही शिक्षा विभाग विभाग, ठीक है। पिछले बार 15.45% था, उसको 3% बढ़ाया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में जीडीपी का ग्रोथ रेट हो जाएगा, वो ग्रोथ रेट कितना है? 10.6, ठीक है। ये आपको बिहार स्पेशल थे। आप लोग इसलिए इसको एक साइड में दिया था कि आपको वहां छांट सके कि हम कितना गलती किए हैं, कितना में एक आइडिया लगे कि आपका कौन सेक्शन कमजोर जा रहा है। कौन? जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, लॉरेंट बेसिन जो है फ्रांस का कोयला क्षेत्र है। तो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है बी, यूपीएससी क्वेश्चन है। रूल, भारत का रूल कौन है? छोटा नागपुर, जमशेदपुर। उत्तर का वेनिस, क्या है कि सेंट पीटर्सबर्ग ना, सेंट पीटर्सबर्ग हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग में लोहा इस्पात, लोहा के कारखाने, ठीक है। भरमौर, हिमाचल प्रदेश, 66 भी क्वेश्चन है। हमारे चंबा जिले में पाई जाती है। चंबा जिले में इसका क्षेत्र का नाम ही भरमार है। यानी कि गद्दी जनजाति कहाँ की है? ये भी कहाँ की है?
और उसी की क्या उपजाति है। चंद्र और भागा, चंद्र भागा मिलती है चिनाब में, और चंद्रभागा का लाहौल स्फीति, लाहौल स्फीति एक से लाहौल। देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जिसके कारण से हम कुछ उसमें बोलें, अब इसमें कुछ सा है नहीं। अब क्या होता है, चंद्रभागा का मिश्रण क्या कहलाता है, चिनाब कहलाता है। क्या है, चिनाब। राणा प्रताप सागर राजस्थान में चंबल नदी पर, किस नदी पर है, चंबल पर। ध्यान रखिए, राणा प्रताप, जवाहर और गांधी, राणा प्रताप, जवाहर और गांधी राजस्थान में। अगर नागार्जुन सागर होगा तो कहां होगा, नहीं नहीं, नागार्जुन का कहां होगा, आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी पर। हम कुछ बोल देते हैं जिससे कुछ पता चले। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, ठीक है ठीक है, अरे कॉन्फिडेंस से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सरदार सरोवर गुजरात, नर्मदा नदी पर। जहां की भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश में है, विश्व नदी पर, सतलज नदी पर। फिर क्या है कि नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी किस नदी पर है, सतलज नदी, और वो भी कहां है, हिमाचल प्रदेश। सलाल जम्मू कश्मीर, सलाल किस नदी पर है, चिनाब, सलाल किस नदी पर, चिनाब। सरवती, सरवती कर्नाटक, चाहे कर्नाटक। स्वर्ण रेखा झारखंड, स्वर्ण रेखा झारखंड पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, चाहे कर्नाटक। इडुकी केरल, पेरियार, पेरियार। रिहंद, रिहंद नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों का क्षेत्र बनता है। लोकटक मणिपुर। टिहरी भागीरथी उत्तराखंड। तो ये सब क्या है कि कुछ ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि पाइनेडीज पर्वत श्रृंखला सीमा बनाती है, किसकी बनाती है, स्पेन और फ्रांस की, स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाती है।